हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉस्ट अकाउंटिंग। पिछले वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी शुरू कर चुके थे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। आज का जो वीडियोस में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो बता दें कि हम कंप्लीट वीडियोस अपलोड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो अगर तुम चैनल में नए हो तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। अगर एक ऐप का लिंक तुमको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, अगर तुम उस ऐप को डाउनलोड करते हो तो वहां पे तुमको बहुत सारे नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ अवेलेबल होगा। तो डिस्क्रिप्शन में रहेगा लिंक, ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना। एक व्हाट्सएप नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में, अगर उस नंबर पे तुम अपना नाम, कॉलेज का नाम मैसेज करोगे हम तुमको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे सो दैट तुमको एग्जाम इंफॉर्मेशन मिलता रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दो टॉपिक है वीडियो के अंदर। पहला टॉपिक है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, और दूसरा जो हम आगे पढ़ेंगे वो तो होगा व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, सबसे पहला मेथड्स का मतलब क्या होता है देखना। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मेथड्स? मेथड्स का मतलब होता है कोई काम को करने का तरीका, वेज ऑफ डूइंग अ टास्क इज कॉल्ड एज मेथड्स। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। तो जो कॉस्टिंग करते हैं, जो कॉस्ट निकालते हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उसको कौन कौन से वेज में हम लोग कर सकते हैं। अब अलग अलग इंडस्ट्रीज का अलग अलग नेचर होता है, जैसे मेडिसिन हो गया, ग्रोसरी हो गया, फार्म और तुम्हारा ऑटोमोबाइल्स हो गया। हर इंडस्ट्री का अलग नेचर है और वहां पे अलग मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज होता है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि कौन कौन सा डिफरेंट मेथड्स है कॉस्टिंग करने का और कौन कौन सा सिचुएशन में, कौन कौन से इंडस्ट्री में कौन सा मेथड यूज होगा। ठीक है, देखना, different industries follow different methods of costing. अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं वो अलग अलग मेथड्स फॉलो करते हैं। देखना, डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉलो डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द नेचर ऑफ देयर वर्क। हर इंडस्ट्री का नेचर ऑफ वर्क अलग अलग है, अलग अलग तरीके का काम करते हैं उसको, और अलग अलग डिटेल्स वो मेंटेन करते हैं। इसीलिए सबके लिए सेम मेथड ऑफ कॉस्टिंग नहीं हो सकता, हर के लिए एक डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग बनाया गया है। ठीक है, तो वेरियस मेथड्स क्या क्या है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड है सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। इसमें क्या होता है देखना, अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज ascertained, the product being the only one product produced। जैसे कि नाम से पता चल रहा है सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, सिंगल कॉस्टिंग। सिंगल कॉस्टिंग का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है। इस इंडस्ट्री में मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं बनता, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना आसान है। यहाँ पे जैसे हो गया ब्रिक्स फैक्ट्री, तो ब्रिक्स फैक्ट्री में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है, ब्रिक्स। तो जो ब्रिक्स फैक्ट्री है वो कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज करता है, सिंगल कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग। क्लियर है ये? नेक्स्ट, बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग बहुत फेमस है, तुम देखिए भी होगे, जैसे मेडिसिन होता है ना, जैसे मेडिसिन देखिए उसके अंदर एक बैच नंबर लिखा हुआ होता है, राइट। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बैचेस में प्रोड्यूस होते हैं। बैचेस में प्रोड्यूस होना मतलब एक लॉट में प्रोड्यूस होते हैं, एक बार में इतना सारा मेडिसिन बनता है, तो उसको बोलते हैं बैच। तो बैच कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, पर बैच कितना रुपए लगा उसका हिसाब रखते हैं और उस बैच में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए उसका हिसाब करेंगे, जिससे हमको पता चल पाएगा कि पर यूनिट कितना रुपए लगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर बैच के अंदर लेट से हमको 10,000 रुपए खर्चा हुआ हमारा, ठीक है, और उस बैच में 1000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। मैं मेडिसिन का बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 10,000 रुपए लगा
और कितना यूनिट्स मेडिसिन बना, 1000 यूनिट्स ऑफ मेडिसिन फॉर्म हुआ, तो हम जान पाएंगे पर यूनिट कितना रुपए लगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 10 रुपीज। क्लियर है ये? तो बैच कॉस्टिंग क्या होता है, वहां पे यूज होता है जब स्मॉल स्मॉल बैचेस में, स्मॉल स्मॉल लॉट्स में सामान बनता है, तो पर लॉट में कितना रुपए लगा और पर लॉट में कितना आउटपुट जनरेट हुआ, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखना बैच कॉस्टिंग इज द एक्सटेंशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, इसके नीचे ही है। देखना, a batch may represent a number of small orders passed through the factory in batch. Each batch here is treated as a unit of cost and thus separately costed. तो हर बैच का एक सेपरेट तरीके से हम हिसाब रखते हैं, इस बैच में कितना रुपए का खर्चा हुआ। Here cost per unit is determined. कैसे निकलेगा cost per unit? By dividing the cost of the batch by the number of units produced in the batch. तो cost per unit कैसे निकलेगा? Total cost of the batch divided by number of units in the batch. तो उससे क्या आ जाएगा? Cost per unit. Is it clear? तो बैच कॉस्टिंग कहां पे यूज होगा? क्या हर ऑर्गेनाइजेशन बैच कॉस्टिंग लगा सकता है? नहीं, बैच कॉस्टिंग वो लोग लगाते हैं जहां पे गुड्स प्रोड्यूस्ड होता है स्मॉल स्मॉल बैचेस में। तुम देखिए होगे जैसे ग्रोसरी आइटम्स है, तो कई ग्रोसरी में बैच नंबर लिखा हुआ होता है। ये सबसे जो फेमस है, तुम मेडिसिन में देखना, हर मेडिसिन में नॉर्मली एक बैच नंबर लिखा हुआ होता है, जिससे पता चलता है कि वो कौन से लॉट में प्रोड्यूस हुआ था। क्लियर है ये? तो इसको बोलते हैं बैच कॉस्टिंग, जहां पे एक पर्टिकुलर बैच में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट ऑफ द बैच डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। क्लियर? नेक्स्ट आता है जॉब कॉस्टिंग। ये जॉब कॉस्टिंग क्या होता है समझना ठीक से। जॉब कॉस्टिंग होता है जब एक पर्टिकुलर जॉब का हम डिटेल अलग से मेंटेन कर रहे हैं। जॉब मतलब पर्टिकुलर काम का, जैसे हमारे बहुत सारे जगह काम चल रहा है, तो जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, अलग अलग जगह का हम हिसाब किताब मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग साइट पे काम चल रहा है, तो जॉब 1 मतलब पहला साइट, जॉब 2, जॉब 3। इसमें क्या होता है, हर जॉब के हिसाब से हम कॉस्ट मेंटेन करते हैं, जिससे पता चलता है कि पर जॉब कितना रुपए लगा। और फिर हमको पता होता है हर जॉब का रेवेन्यू कितना है, व्हाट इज द रेवेन्यू पर जॉब, जिससे क्या पता चलेगा, अगर कॉस्ट पता होगा पर जॉब का, हर जॉब का तुमको कॉस्ट पता होगा, हर जॉब का रेवेन्यू पता होगा, तो फिर हर जॉब के हिसाब से हम क्या निकाल पाएंगे, प्रॉफिट निकाल पाएंगे। क्लियर है ये? देखना, अंडर दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग, अंडर दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ ईच जॉब इज डिटरमाइंड सेपरेटली। तो हर जॉब का, हर काम का हम अलग से हिसाब रखते हैं। इट इज सुइटेबल इन ऑल केसेस वेयर वर्क इज डन ऑन रिसीविंग अ कस्टमर्स ऑर्डर। ये कब सुइटेबल होता है? जब काम किया जाता है एज पर द कस्टमर ऑर्डर, कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से। जैसे ये पहला ऑर्डर, पहला कस्टमर हो गया, ये दूसरा कस्टमर, ये तीसरा कस्टमर, तो हर कस्टमर के हिसाब से कितना खर्चा हुआ उसका काम को करने में, और हर कस्टमर का कितना रेवेन्यू है, तो हर कस्टमर के हिस्से कितना प्रॉफिट हुआ पता चलता रहेगा। कौन लोग यूज करते हैं? लाइक अ प्रिंटिंग शॉप, प्रिंटिंग का दुकान इसको यूज करता है, प्रेस इसको यूज करता है, मोटर वर्कशॉप्स इसको यूज करते हैं। क्लियर है? दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग। तो क्या जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा फर्क है? नहीं। जॉब कॉस्टिंग क्या करता है, पर वर्क डिटेल मेंटेन करता है,
और बैच कॉस्टिंग पर बैच को डिटेल मेंटेन करता है। ये दोनों ही हम डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट एक दो वीडियो के अंदर ही पढ़ेंगे। इसके बाद जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग दोनों का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। इसके बाद आगे भी एक चैप्टर आएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बोल के। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहां पे सुटेबल होता है? जब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जब बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट्स होता है जिसको कंप्लीट करने में बहुत समय लगता है। लाइक फॉर एग्जांपल taking a contract for construction of roads, taking a contract for construction of buildings, bridges, dams। तो ये सब वो है जो कि बहुत समय लगता है, मोर देन 1 ईयर लगता है रेवेन्यू आने में, काम कंप्लीट होने में। तो उसके अंदर जो हिसाब किताब, रोड का जो हिसाब किताब है, कॉन्ट्रैक्टर लोग जो हिसाब किताब मेंटेन करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं? बाय यूजिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। क्लियर है? तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज होता है कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, जैसे कि रोड, बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स, ये सब बनाने में, ठीक है। देखना, अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ascertained separately। इट इज सुटेबल फॉर फॉर्म्स एंगेज्ड इन, जनरली कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज होता है ये, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, रोड्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा। क्लियर है? तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जनरली कंस्ट्रक्शंस में यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, और कौन से टाइप ऑफ कॉस्टिंग होते हैं? नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग कहां पे यूज होता है? जहां एक काम को करने के लिए, एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए बहुत सारा प्रोसेस से होकर रॉ मटेरियल, यहां रॉ मटेरियल डाले, रॉ मटेरियल बहुत सारे प्रोसेस से होते हुए लास्ट में क्या बनता है? फिनिश्ड गुड्स बनता है। तो जब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने के लिए बहुत सारा प्रोसेस का जरूरत पड़ता है, बहुत सारा प्रोसेसिंग का जरूरत पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर, तो वहां पे हर प्रोसेस के हिसाब से डिटेल रखना जरूरी है। तो हर प्रोसेस का कॉस्ट को अलग अलग रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। क्लियर है ये? देखना, अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग ईच स्टेज ऑफ वर्क is ascertained, like cost of making pulp, cost of making paper from pulp, etc. तो पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, ये शुगर इंडस्ट्री में यूज होता है। इन मैकेनिकल ऑपरेशंस द कॉस्ट ऑफ ईच ऑपरेशन में बी ascertained separately, द नेम गिवन इज ऑपरेशन कॉस्टिंग। तो इसको ऑपरेशन कॉस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग को ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेटिंग, नहीं, ध्यान रखना, ऑपरेटिंग तो अलग होता है ना, ऑपरेटिंग अलग होता है। इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेशन कॉस्टिंग, क्योंकि हर एक ऑपरेशन का, हर एक काम का हम अलग अलग खर्चा मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए इसका दो नाम है, एक हो गया प्रोसेस कॉस्टिंग और दूसरा हो गया ऑपरेशन कॉस्टिंग। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है? देखना, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज होता है जनरली सर्विसेज के अंदर, जैसे होटल्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, रेस्टोरेंट्स हो गया। तो यहां पर यूज होता है तुम्हारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इट इज यूज्ड इन केस ऑफ रेंडरिंग सर्विसेस। सर्विस लाइन में यूज होता है तुम्हारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, रिटेल ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्टोरेंट्स, ये सब जगह यूज होता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है मल्टीपल कॉस्टिंग। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब है मोर देन वन, एक से ज्यादा, मोर देन वन, उसको बोलते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग। तो जहां पे दो या दो से ज्यादा मेथड्स यूज होते हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम क्या बोलते हैं? क्या लगा रहा है?
मल्टीपल कॉस्टिंग लगा रहा है, जैसे वो जॉब भी लगा रहा है, बैच भी लगा रहा है, सिंगल कॉस्टिंग भी लगा रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे, दे आर यूजिंग मल्टीपल कॉस्टिंग। ठीक है, देखना, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग आउटलाइंड अबव। ऊपर जितना भी हम पढ़े उसमें से कोई भी दो या दो से ज्यादा मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे मल्टीपल कॉस्टिंग। सपोज अ फर्म मैन्युफैक्चर्स बाइसाइकिल इंक्लूडिंग इट्स कंपोनेंट, द पार्ट्स विल बी कॉस्टेड बाय द सिस्टम ऑफ जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। तो साइकिल का पार्ट्स का जो खर्चा है उसका हिसाब कैसे रखेंगे, जॉब या बैच कॉस्टिंग से। ठीक है, बट द कॉस्ट ऑफ असेंबलिंग द बाइसाइकिल विल बी कंप्यूटेड बाय सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। लेकिन साइकिल बनाने में कितना रुपए लगा उसका हिसाब रखेंगे सिंगल कॉस्टिंग से। द होल सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग इज नोन एज मल्टीपल कॉस्टिंग। तो यहां पे क्या किया, कंपोनेंट्स बनाने का जो खर्चा है उसको लिए क्या यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं जॉब या बैच कॉस्टिंग। ठीक है, कंपोनेंट्स के लिए क्या यूज कर रहे हैं, जॉब या बैच कॉस्टिंग। और पूरा बाइसाइकिल बनाने का जो खर्चा है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं सिंगल कॉस्टिंग। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज किया जा रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा, दे आर यूजिंग व्हाट, दे आर यूजिंग मल्टीपल कॉस्टिंग। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, क्या क्या तरीका है कॉस्टिंग करने का। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। अब टेक्निक क्या होता है देखना, मेथड्स का मतलब होता है कोई काम को करने का तरीका, वेज, और टेक्निक्स होता है कोई काम को करने का प्रोसेस, जैसे कोई काम को कैसे करें। मेथड्स बताता है क्या करना है, टेक्निक्स बताता है कैसे करना है। बात समझ में आ रहा है? तो मेथड्स बोल रहा है कि ऐसे रिकॉर्ड करो, टेक्निक्स बताएगा ऐसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेंगे। ठीक है, तो टेक्निक्स जो है हमेशा बताता है कैसे करना है। ठीक है, और मेथड्स क्या बताता है, मेथड्स क्या बताता है, मेथड्स बताता है क्या करना है। बात समझ में आ रहा है? तो मेथड का मतलब है क्या करना है और टेक्निक्स का मतलब है कैसे करना है। क्लियर है ये? देखना, फॉर एसरटेनिंग कॉस्ट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग आर यूजुअली नीडेड। सबसे पहला यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, नाम से पता चलता है यूनिफॉर्म मतलब सेम। तो जब बहुत सारे फर्म्स एक इंडस्ट्री के अंदर आपस में बातचीत कर कर डिसाइड करते हैं कि सब कोई सेम मेथड ऑफ कॉस्टिंग फॉलो करेंगे, सब कोई सिंगल कॉस्टिंग लगाएंगे, या सब कोई प्रोसेस कॉस्टिंग लगाएंगे, या सब कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगाएंगे, तो एक मेथड डिसाइड किए और इंडस्ट्री में सब कोई वही मेथड फॉलो करते हैं, तो ये जो टेक्निक है इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। इससे क्या फायदा होगा, पूरे इंडस्ट्री में सेम कॉस्टिंग मेथड यूज होगा, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को इजी होगा कंपेयर करना किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अगर सब कोई अलग अलग मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग यूज करते तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता ऑर्गेनाइजेशन को एक दूसरे से कंपेयर कर पाना। क्लियर है ये? देखना, when a number of firms in industry agree among themselves to follow the same system of costing, जब सब कोई डिसाइड करते हैं कि सेम सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग लगाएंगे, adopting common terminology for various items and processes, they are said to be following a system of uniform costing। ठीक है, क्या फायदा होगा यूनिफॉर्म कॉस्टिंग से, अगर सब कोई सेम मेथड्स फॉलो करेंगे तो क्या होगा, कंपैरिजन आसान होगा एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अ कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच ऑफ द फर्म्स कैन बी मेड
with that of the another or with the average performance of the industry। तो हम लोग अपना कंपैरिजन कर पाएंगे कॉम्पिटिटर्स के साथ, हम अपना कंपैरिजन कर पाएंगे इंडस्ट्रीज के साथ। ठीक है, देखना नेक्स्ट, अंडर सच ए सिस्टम इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। गुड्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आसान होगा पता करना, विच इज ट्रू फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल। तो सारे इंडस्ट्री जब एक ही कॉस्टिंग मेथड लगाएगा तो ये बहुत इजी हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन कर पाना। क्लियर है ये? तो ये हो गया पहला टेक्निक, ये टेक्निक या मेथड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अंदर। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या करता है, कॉस्ट को डिवाइड करता है इनटू फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है वो खर्चा जो चेंज नहीं होगा एज पर द चेंज इन द आउटपुट। जैसे रेंट हो गया, हम सामान बनाए नहीं बनाए, ज्यादा बनाएंगे कम बनाएंगे फर्क नहीं पड़ता, फिक्स्ड कॉस्ट तो लगेगा ही, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब सामान बनाएंगे तो रॉ मटेरियल लगेगा, सामान नहीं बनाएंगे तो रॉ मटेरियल नहीं लगेगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल कॉस्ट। It is defined as the ascertainment of marginal cost by differentiating between fixed and variable cost. It is used to ascertain the effect of changes in volume or type of output on profit. तो ये डिटरमाइन करता है कि वॉल्यूम में चेंज होने से अगर हम एक एक्स्ट्रा आउटपुट बनाते हैं तो उससे कॉस्ट कितना रुपए इंक्रीज होता है, उसी को मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा आउटपुट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या करता है, एक स्टैंडर्ड सेट करता है और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ और डेविएशंस फाइंड आउट करने का कोशिश करता है। जैसे पहले एक टारगेट सेट किया जाता है कि हम लोग 10 रुपए में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ये क्या हो गया, ये हो गया स्टैंडर्ड। फिर हम एक्चुअल में प्रोड्यूस किए, एक्चुअल में सपोज लग गया 12 रुपए, तो 12 रुपए क्या है एक्चुअल। अब इन दोनों को कंपेयर करके हम डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन मतलब दोनों में डिफरेंस, कितना का डिफरेंस है, 2 रुपए का। अब फाइंड आउट करने का कोशिश करते कि डेविएशन क्यों हुआ। ठीक है, देखना, it is the name given to the technique whereby standard and cost are predetermined and subsequently compared with the actual cost। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं with the actual cost। It is thus a technique of cost ascertainment and cost control। इससे क्या होता है, एक तो कितना रुपए लगा पता चलता है और हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल खर्चा स्टैंडर्ड के हिसाब से हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, however it is used especially suitable where the manufacturing methods involve production of standardized goods of repetitive nature। तो ये कहां पे लग पाएगा, जब हम हर दिन सेम प्रोडक्ट्स बनाते हैं तब ये मेथड हम लोग यूज कर पाएंगे। अगर हम रोज कुछ नया प्रोड्यूस करते हैं, कुछ अलग प्रोड्यूस करते हैं, मतलब तुम्हारे कस्टमर के नीड्स के हिसाब से, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगाना मुश्किल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ज्यादा रियल लाइफ में यूज भी नहीं होता ये तो। ठीक है, देखना, इट इज द असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड। दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग हैज, बोल भी दिया, लिमिटेड यूटिलिटी। ये तो खर्चा होने के बाद पता करता है कि पास्ट में कितना खर्चा हो गया था, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा, ये मार्जिनल का भाई जैसा है, ये मार्जिनल का भाई है लेकिन थोड़ा अलग है मार्जिनल से। ये क्या करता है, कॉस्ट को, जो फिक्स कॉस्ट है उसको कंसिडर करता है, लेकिन जो तुम्हारा मार्जिनल कॉस्टिंग है वो फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर नहीं करता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है,
फिक्स कॉस्ट के ट्रीटमेंट में डिफरेंस होगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अभी ऐसे शॉर्ट में बताना बहुत मुश्किल है, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। तो हम दो टॉपिक पढ़े, एक हो गया व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, फिर हम पढ़े व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।